हमारा साइंस का नेक्स्ट टॉपिक जो फिजिक्स के पार्ट में आता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मास और वेट। तो आज हम देखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस स्पेसिफिक लॉ में न्यूटन जी ने बताया है कि कैसे दो चीज़ या यूनिवर्स के कौन से भी दो ऑब्जेक्ट कैसे प्रोपोर्शनल रहते हैं डायरेक्टली और इनवर्सली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये केपलर्स के बाद राइज हुआ था, यानी न्यूटन जी ने केपलर जी के बाद न्यूटन्स लॉ हमें दिया था, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का ये न्यूटन्स लॉ ने हमें दिया था। तो इस लॉ में हमें न्यूटन यानी एक साइंटिस्ट और यूनिवर्सल लॉ यानी एक स्टेटमेंट, यूनिवर्सल यानी एक ट्रूथ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, और ग्रेविटेशन ये एक कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूटन यानी एक साइंटिस्ट का नेम बोल सकते हैं, और यूनिवर्सल को हम पूरा ये लेंगे, पूरा वर्ड लेंगे, यानी यूनिवर्सल लॉ को हम ट्रूथ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ट्रूथ स्टेटमेंट यानी एक ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू और ट्रूथ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम, यानी वो वही स्टेटमेंट है, कोई बाद में कोई चेंज नहीं कर सकता, वो ट्रूथ स्टेटमेंट। दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके वो ट्रू स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमें ग्रेविटेशन को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, एक ग्रेविटी और एक ग्रेविटेशन। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, इन दो वर्ड्स में डिफरेंस है, हम वो डिफरेंस अभी देखेंगे। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यानी साइंटिस्ट का नेम, यूनिवर्सल लॉ यानी ट्रूथ स्टेटमेंट, और ग्रेविटेशन यानी अब हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ग्रेविटी क्या है। जैसे आप कंसिडर कीजिए कि मैं एक कौन सी भी चीज़ पर खड़ा हूँ, उस चीज़ का और मेरा दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी तरफ है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरी तरफ है। तो वही चीज़ को हम अर्थ कंसिडर करके अर्थ की कंसिडरेशन के साथ हमारा भी एक कंसिडरेशन आना चाहिए, उसको हम ग्रेविटी कहेंगे। और उसका डेफिनेशन ऐसा रहेगा ग्रेविटी का कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, एंड ग्रेविटेशन यानी कौन से भी दो चीज़ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ग्रेविटी को हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी क्या। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जिस भी बल से, जिस भी एक अट्रैक्शन से एक दूसरे ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, उसी बल को हम फोर्स कह सकते हैं। और अट्रैक्शन यानी सिंपल कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने भी फोर्स से खींच रहा है, तो उसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो ग्रेविटी का मतलब क्या है यहाँ पर। तो ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैसे रहेगा, जैसे ये कैमरा है और ये कैप है, तो ये आप मेरे सामने कैमरा और ये कैप, इनमें ग्रेविटेशन, और ये कैमरा और मुझ में ये ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कैसे, यहाँ पर मैं और ये आपके मेरे सामने कैमरा है, ये दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी कैसे, मैं जिस पर खड़ा हूँ वो क्या है, अर्थ, और मैं हमारे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा, अर्थ और
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी मैं खुद, अर्थ यानी हमारा प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट हमारा सोलर सिस्टम में का ब्लू प्लैनेट अर्थ, तो वो होगा हमारा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। तो स्पेसिफिक हम इसी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ में ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और ये लॉ समझने के लिए आपको ग्रेविटेशन पता ही होना चाहिए। तो ये पेन, ये मार्कर और कैमरा, इनमें कौन सा है फिनोमेनन ग्रेविटेशन का मुझ में, और ये अर्थ में जो मैं जिसके ऊपर खड़ा हूँ, ये कौन सा फिनोमेनन है, ये ग्रेविटी का। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको समझ में आया होगा कि न्यूटन्स यानी किसी भी साइंटिस्ट ने एक ट्रूथ स्टेटमेंट दिया, किसका, ग्रेविटेशन का। मैंने कौन से सेंटेंस के ऊपर ध्यान दिया है, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक साइंटिस्ट ने ट्रूथ स्टेटमेंट दिया है, किसका, ग्रेविटेशन का। तो आपको अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी ड्रॉन किया। ग्रेविटेशन यानी मैंने क्या बोला कि दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चीज़ों का, दो ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनके बीच में ग्रेविटेशन है। ये ए बी को अपनी तरफ खींचेगा एक दूसरे फोर्स से, ये बी ए को अपनी तरफ खींचेगा एक दूसरे फोर्स से। दोनों के बीच में एक फोर्स रहेगा, उसी फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशन। कौन सा फोर्स है दोनों के बीच में, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल भी बोल सकते और ग्रेविटेशन भी बोल सकते। और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट ए को हम इसका मास ए बोल सकते, और ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जेक्ट मास बी भी बोल सकते। और दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रहेगा, उसको हम डी या आर से डिनोट करते हैं, डी या आर से डिनोट करते हैं। बुक में आर से डिनोट किया है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आर यानी रेडियस, आर यानी रेडियस नहीं, डी यानी डिस्टेंस और आर यानी रेडियस नहीं होता, डी यानी डिस्टेंस और आर यानी डिस्टेंस। हम इन दोनों अल्फ़ाबेटिक लेटर के अलावा हम कौन से भी ले सकते, इसका कोई बंधन नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते कि ये हमारा पेन और ये कैप, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा, ग्रेविटेशन। ये ए कौन सी, जितने फोर्स के साथ बी को अपनी तरफ खींचेगा उतना फोर्स ही हमारा ग्रेविटेशन कहलाएगा। ये बी ए को अपनी तरफ खींचेगा जितने भी फोर्स के साथ, वो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स कहलाएगा, और ये डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं लिखे हमने यहाँ पर, तो आप बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो। अब मैं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, in the universe every object or masses attract each other with definite force। स्पेसिफिक यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बोला। अब स्टेटमेंट नहीं किया हमने यहाँ पर, हम नीचे लिखने वाले हैं डेफिनेट फोर्स के बाद में। तो आप सिनेरियो बोल सकते हैं यहाँ पर अभी के लिए। बाद में, इन द यूनिवर्स every object or masses attract each other with definite force।
अब डेफिनेट फोर्स यानी कैसा, अब ये ए ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट, ये एक दूसरे को कुछ डेफिनेट फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ईच अदर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनका जो मास है, यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is product of mass of object is directly proportional to proportional to square of radius of or distance between them, and product of masses proportional to product of masses are inversely proportional to इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर ये मास लिया हमने तो क्या रहेगा, इसका फोर्स भी देखा हमने, तो इसका डिस्टेंस बाकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मासेस लिया डिस्टेंस बाकी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा, उसका स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट होगा जो मैंने फॉलोइंग आपको बिलो में दिया वाला है। जब ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनारियो ऐसे हम बोल सकते। यहाँ पर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे। ये फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें लिखना पड़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये दो वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसा प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ये ऐसा लिख के देता हूँ मैं आपको। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन। मैंने पिछले के 2-3 वीडियो पहले आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन दोनों फिनोमेनन का डेफिनेशन वाइज आपको बताया है कि कैसे वो कंसिडरेशन के हिसाब से हमें याद रखने हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कैसे कंसिडर किया जाता है इन्वर्सली के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ कैसे कंसिडर किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। बुक में क्या दिया है, आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का ही स्क्वायर हुआ, और डी स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है, तो हमने कांस्टेंट यूज़ किया जी। आप कौन सा भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते, पर बुक में हमें कांस्टेंट जी दिए वाला है, तो हमें जी ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एफ इज इक्वल्स टू जी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटा दिया, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी अपॉन डी स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला ऐसे अराइज हुआ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल्स टू या अपॉन डी स्क्वायर। तो इन्हीं दो फार्मूला को मैंने ये अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट से डिस्टेंस स्क्वायर तक मैंने बता दिया आपको। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जब फोर्स बढ़ेगा तब मास भी बढ़ेगा, जब फोर्स कम होगा
तब मास भी कम होगा। यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप देखेंगे हम जब फोर्स हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम अपॉन में लिखते हैं, जो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई पी और ये डी पी और ये आई पी। जब फोर्स बढ़ेगा तो आर कम होगा, जब फोर्स कम होगा तो आर ज़्यादा होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने इतने भी ध्यान में रख दिए तो आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखने की ज़रूरत